नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीटेट के एग्जाम में मात्र 10 दिन का समय बचा है और इन 10 दिनों में हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे एग्जाम देना है, ये सब विस्तार से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। खेल जो हम खेलते हैं, ये प्रकरण है। तो इसके लिए शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति, कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी शिक्षण विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। विभिन्न खेलों के कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। दूसरा देखते हैं, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। रट्टू तोता नहीं करना है भाई, ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। ये देखिए, आपको प्रत्यक्ष देखने का भी मौका दे रहा है, आपको करके सीखने का भी मौका दे रहा है, खेलने का भी मौका दे रहा है। जब विद्यार्थी क्या करेगा भैया, खेल के मैदान में जब टीचर उनको लेकर के जाएगा तो उन्हें क्या होगा, अलग अलग खेलों के बीच में क्या करेगा, परिचय कराएगा। और छात्र क्या करेंगे, जब उनको अलग अलग खेलों को देखेंगे तो उनको और अधिक जानने के लिए क्या करेंगे, उनकी इच्छा बढ़ेगी, प्रश्न करेंगे। तो शिक्षण में क्या होगा, अधिक से अधिक छात्र इसमें भाग लेंगे। सही आंसर डी हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न को देखेंगे। आपको क्या करना है, जब एग्जाम में बैठना है तो बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है। उसके बाद फिर आंसर्स को आप देखिए कि सबसे बेहतर आंसर कौन सा है। फटाफट करते चलिए और कोई भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं कि इसे लास्ट में करेंगे, इसका सही क्या है मुझे नहीं पता है, आप उसको छोड़ देंगे। चलिए मान लिया, लेकिन आप जब उसको छोड़ के जाएंगे फिर उसको आप लास्ट में आके ढूंढेंगे, इतना समय नहीं बचता है। सीटेट के जो प्रश्न होते हैं बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं और आंसर, तो उसमें इतना अधिक समय नहीं मिलेगा आपको कि आप वापस आकर के उसको पढ़ करके करें। नकल आपको वहां नहीं मिलने वाली। तो आपको जो करना है अपने आप ही करना है। इसलिए क्या करना है कि सही आंसर, तुक्का जो भी करना है अपने हिसाब से ही करना है। पॉजिटिव और टैग वर्ड के लिए लास्ट क्लास आपके लिए रहेगी मैराथन। उसमें सभी पॉजिटिव और टैग वर्ड में आपको बता दूंगा, तुक्का मारने का तरीका भी बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है, तुक्के के आधार पर नहीं बैठना। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नालिनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। तो कौन सी पद्धतियां सही हैं वो आपको बताना है, कौन सी पद्धति सही है वो आपको बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। सबसे पहले बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को क्या करना, प्रभावित करना, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। तो आप देखेंगे इसका प्रकरण क्या है, हमारे दोस्त पक्षी। तो इसमें नालिनी क्या करेगी, उन्हें हमारे और पक्षियों के बीच के संबंध को क्या कर समझा सकती है, चार्ट बना करके समझाना था। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना आदि का प्रयोग करना उचित है, जिससे क्या होगा, शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से समझाया जा सके। तो इसमें वो किसका उपयोग करेगी, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं की वो क्या कर रही है, पूर्ति कर रही है। क्या कर रही है, बहुबुद्धि वाले छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। ए आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अब आप ऑप्शन देखिए। शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करेगी। अभिभावकों को क्यों प्रभावित करेगी, उसका क्या लेना देना है। तर्क शक्ति का कैसे विकास करेगी भाई, ये पाठ्य योजना का पालन करना, ये कहां से हो जाएगा, निगेटिव वर्ड में भी आ जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। क्या क्या क्रियाकलाप का करती है।
प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बहुत अच्छी बात है। आगे देखेंगे, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है। वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधि में कौन सबसे अधिक प्रभावी होगा। अब आप देखें कि क्या पढ़ा रहे हैं, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में पढ़ा रहे हैं कि लोग कैसे बने, संवेदनशील बने। कैसे बने भैया, संवेदनशील बने। अब इसमें गलती आप कहाँ करेंगे, आप देखिए आपने पूरा प्रश्न पढ़ लिया, अब आप गलती कहाँ करेंगे इसको देखना है। सभी लोग ऑलमोस्ट यहाँ गलती कर देते हैं, 90% लोग यहाँ गलती करते हैं, इसीलिए सीटेट में आप बार बार फेल होते हैं। अब देखिए सबसे कम प्रभावी इसमें से कौन सी रणनीति है, आपको क्या बताना है, सबसे कम प्रभावी अर्थात जिसका कोई उपयोग नहीं है, निगेटिव ढूंढना है आपको। या आप यहाँ अगर इतना सा पढ़ने में गलती करेंगे, आपने इतना ऊपर ये पढ़ा है इसका कोई फायदा नहीं है, आपने इतना ऊपर जो पढ़ा है इसका कोई फायदा नहीं अगर ये एक लाइन आपने छोड़ दी। अब आप देखिए प्रत्येक विद्यार्थी अगर एक एक वृक्ष को अपनाएगा, उसका संरक्षण करेगा, तो पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। वन संरक्षण पे क्या कर रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, तो ये भी ठीक है। वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी सही है। अब कटी लकड़ियों के भंडार दिखा करके आप क्या करेंगे भैया, रोटी बनवाएंगे क्या, ये गलत हो जाएगा। देखिए सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा फोर्थ, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, आप यहाँ गलती नहीं करेंगे। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य किसमें सुधार लाना है भैया, देखिए फटाफट बताइए आप क्या कर रही है वो, गहन जांच पड़ताल और कल्पना सोचने वाले भैया। तो आप अगर इसको बेसिक से देखेंगे तो बहुत इजी आंसर है, सही से देखना है तो किसमें सुधार कर रही है, चिंतन कौशलों में। बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, अपने चिंतन कौशलों में सुधार करना चाहती है, इसलिए वो क्या कर रही है, एक मान लीजिए आंचल एक जिज्ञासु छात्र है, जिसे क्या है अपने विषय से संबंधित ज्ञान और उसमें प्रश्न करने से क्या होता है और जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। तो इस कारण क्या करेगी, वह अपने चिंतन कौशलों को सुधारना चाहती है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी टेट के बाद यूपी टेट और सुपर टेट की पूरी तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। क्लास वाइज यूपी टेट की बहुत सारी क्लासेस पहले से ही चैनल पर अपलोड है, आप लोग यूपी टेट की भी तैयारी करेंगे, लेकिन अभी फोकस किस पे होगा, आपका सी टेट पे फोकस होगा। चलिए देखते हैं, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशस्त करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी उसकी जो अवधारणा थी उसको क्या हुआ, नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, अब वो समझ पाए या नहीं समझ पाए, आपको क्यों नहीं समझ पाए इसका आंसर करना है। आपको सिर्फ क्या पकड़ना है कि उसने ऐसी क्या गलती की। बच्चा गलत नहीं हो सकता, आपको ये पता है कि बच्चे के बारे में जो भी निगेटिव दिया होगा वो गलत है। टीचर को क्या करना पड़ेगा, इसमें आप देखेंगे कि टीचर का तरीका पढ़ाने का सही नहीं था, अगर दिया है ऑप्शन में तो वो सही हो जाएगा। टीचर के विधि ठीक नहीं थी, वो सही हो जाएगा। बच्चे के बारे में आप कुछ भी निगेटिविटी नहीं फैला सकते, यही समावेशी शिक्षा कहती है। चलिए देखते हैं, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, आप ये नहीं कह सकते, देखते ही काट दीजिए। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, वो शामिल है भैया, इसको शामिल किए जाने योग्य नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है कि एनसीईआरटी ने बना रखा है। इसको देखेंगे, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, बात ठीक है रोचक नहीं लगा, लेकिन इसमें गलती किसकी है, टीचर की है, क्योंकि वो इस तरीके से इस प्रकरण को पेश नहीं कर सकी कि बच्चों को रोचक लगे। गलती किसकी आ रही है, टीचर की ही आ रही है। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, बिल्कुल ये डी आंसर सही हो जाएगा। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलती किसकी आएगी, टीचर की आएगी। आपको प्रश्न पे जाना है, आपको बेसिक पे नहीं जाना है कि स्कूलों में चले जाएंगे आप।
अपने ऊपर चले जाएंगे कि बच्चा नहीं समझ रहा है, कम बुद्धि, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये आपको कहाँ जाना पड़ेगा, टीचर के पढ़ाने के तरीके पे जाना पड़ेगा। इस प्रश्न को देखेंगे, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। अवसर उपलब्ध कराना एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ देखेंगे तो 99% सही होगा। विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, शिक्षार्थियों के सामान्य जानकारी का आकलन करना। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, ईवीएस संक्षेपण किसके अर्थ में प्रयोग होता है। तो ईवीएस आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, संक्षेप में हम लोग ईवीएस बोल देते हैं, ईवीएस संक्षेप में बोल देते हैं। इसका लेकिन मतलब क्या होता है भैया, एनवायरमेंटल स्टडीज किसके लिए होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज। सी आंसर सही हो जाएगा एकदम। देखिए बेसिक सा प्रश्न है, सभी को पता है बहुत अच्छी तरीके से, 1 नंबर फ्री का है सबके लिए ही है। भारत में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के कहाँ पे स्थित होंगे, चलिए भाई बताइए फटाफट आप। अब आप देखेंगे दिल्ली कहाँ पड़ेगी, आप मान लीजिए दिल्ली यहाँ पे ऐसे दिल्ली पड़ेगी, तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल इधर पड़ेगा और मध्य प्रदेश बिल्कुल इधर पड़ेगा। तो आप दिल्ली के सापेक्ष देखेंगे तो उत्तर और फिर दक्षिण में, तो ये आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, मैप से 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए आप मैप को बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। मैप में कोई भी आप गलती नहीं करेंगे। मैप के 1 से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं वो आपके कंफर्म होने चाहिए। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन प्रीवियस ईयर ही रिपीट करता है, बार बार प्रीवियस ईयर ही रिपीट करता है। कौन सा पक्षी अपने घोंसले में लोहे के तारों का प्रयोग करता है, कौवा हो जाएगा। कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है, कौवा हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, ये बार बार घूम फिर के क्या करते हैं, स्लॉथ से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ये प्रश्न घुमा फिरा के वहीं से पूछेगा। तो आपको क्या करना है भैया, गलती नहीं करनी है। चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं को आप लोग तुरंत हाईलाइट करेंगे। 90% लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। आपको क्या है, 90% में नहीं जाना है, आपको 10% में जाना है, जो लोग सीटेट पास करते हैं अच्छे नंबर से, उसमें जाना है। चलिए देखते हैं, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। अब आप देख लीजिए, ये पहला ही कड़ा अनुशासन है, निगेटिव वर्ड में भी आ जाएगा। अनुशासन एक नेगेटिव वर्ड है, ये देखते ही आप 90% गलत मार सकते हो, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना पॉजिटिव है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना बिल्कुल सही है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, गलत आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। ये प्रश्न लगभग सभी पेपरों में आता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सही आंसर सी, एनीमिया हो जाएगा भैया। ये बार बार ही आ जाता है। जब डॉक्टर किसी भी मरीज को गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है तो वह मरीज एनीमिया का रोगी होगा। एनीमिया के लक्षण भैया पूछ ले तो क्या हो जाएंगे, सिर में दर्द रहना, किसी कार्य में मन न लगना, थकान होना। चलिए सही आंसर सी हो जाएगा। ये प्रश्न हर बार आता है, ये प्रश्न चुनिंदा प्रश्नों में से है। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई, सेक कर, उबाल कर और बेल करके। तो खाना पकाने का सही तरीका है सेकना, तलना, भूनना। इसमें उबालना नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तलकर, भिगोकर गलत हो जाएगा।
सेक कर, तलकर, भूनकर। सी आंसर सही हो जाएगा। सेक कर, तलकर और भूनकर हम खाना क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रीवियस में मैंने कराया था। प्रीवियस जो पेपर करा रखा है, जो वीडियो करा रखा है पेपर, आप जाकर के देखेंगे पिछले वीडियो में। सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। इस पेड़ की वृक्ष की ऊंचाई से ज्यादा इसकी जड़ें जो है कहाँ पहुंच जाती हैं? जमीन के अंदर पहुंच जाती हैं, जिससे क्या होता है, इसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो आप सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं भैया? सागर माथा कहते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ नेपाल का भाग है, बिल्कुल सही बात है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। यह भारत का भाग है? नहीं, इसकी चोटी की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, गलत हो जाएगा। भारत में है, इसका विस्तार है भारत में, लेकिन भारत का पार्ट नहीं कह सकते आप, नेपाल का पार्ट है। ये तिब्बत का भाग है, उसकी चोटी की ऊंचाई, ये गलत हो जाएगा। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है, उसकी चोटी की ऊंचाई, तो ये गलत हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न सभी पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी आप सीटेट के पेपर देखेंगे, लगभग हर साल रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। आप इसको एक बार देख लीजिए। कांसा ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है, और ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं? तो तांबा और टीन। प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, ए आंसर सही हो जाएगा। ये प्रश्न हर बार पेपर में आता ही आता है, इस बार भी 90% आएगा ही आएगा। आप इसको देख कर, लिख के नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखेंगे। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। आप जानते हैं ये प्रश्न भी ट्रेंडिंग प्रश्न है। ट्रेंडिंग प्रश्न है। आप सीटेट अगर पास करना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। कुछ भी नहीं करना है बहुत ज्यादा, प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व होना चाहिए आपको। तो आप जानते हैं ये कहाँ, देखिए भैया, गिद्ध चील कहीं दिए हैं? चील गिद्धबाज ये कहाँ है भैया? देखिए सी में दिए हैं। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 15 प्रश्न हो चुके हैं, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों को समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्या करना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें, और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, वो प्रत्यक्ष देखेंगे, सब खानों को प्रत्यक्ष देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। एक तरीके से क्या है, ये बहुत पॉजिटिव प्रश्न है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो किसमें मदद करेगा भैया? बताइए फटाफट। दैनिक समय सारणी की दिनचर्या में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। बिल्कुल सही बात है, वो इसीलिए उनको चिड़ियाघर लेके जा रहे हैं। सही आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। फटाफट प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या क्या विशेषताएं लिखी है भैया अपने घर के बारे में उसने? मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी कैसे होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव कहाँ होना चाहिए? तो ये असम का है। इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। ट्रेंडिंग प्रश्न है और हर बार में ये पूछे ही जाते हैं। हाथी, असम, ये सब पूछे जाएंगे ही। लद्दाख के घर जो मैं करा रखा हूँ आपको, सारे के सारे प्रश्न मैंने करा रखे हैं। लास्ट में एक मैराथन और रहेगी आप लोगों के लिए, स्पेशल मैराथन, आप सभी लोग उसको अवश्य देखिए।
निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? आपको क्या करना है, निगेटिव को क्या करना है भैया, तुरंत हाईलाइट कर लेना है। चलिए देखते हैं किसका रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, ये सही हो जाएगा। और हमें कैसा चाहिए, हमें गलत चाहिए। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, बिल्कुल ठीक है। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना नहीं है। सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं किसको कहते हैं भैया, उल्लू को कहते हैं। लगभग ये बिल्कुल गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, 360 डिग्री तक भी ये घुमा सकता है भैया। नाइट वॉचमैन भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट वॉचमैन भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मैना झटके से अपनी गर्दन को मोड़ती है भैया। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये क्या करती है, कौवा के बनाए हुए घोंसले में अंडा देती है और कौवा उसे अपना समझ करके जीवन पर्यंत, क्या कह सकते हैं आप, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं उन्हें पालता रहता है भैया। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगले प्रश्न को देखेंगे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये किस पे आधारित होती है, 6 बिंदु, 8 बिंदु, 10 बिंदु या 4 बिंदु, या 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि किसके लिए प्रयोग में होती है, तो ये नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए है। इसको कैसे पढ़ते हैं, वो तो स्पर्श करके इसको पढ़ते हैं। इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1821 में एक फ्रांसीसी लेखक थे जो स्वयं नेत्रहीन थे, जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, क्या था, लुई ब्रेल था। उन्होंने इसका निर्माण किया था। लुई ब्रेल ने जब इसका निर्माण किया तो इसमें कितने बिंदु थे, तब इसमें 12 बिंदुओं, लुई ब्रेल ने क्या किया, 12 बिंदुओं के स्थान पे कितने किए, 6 बिंदु किए। इनकी जो लिपि है उसमें कितने अक्षर हैं, तो उसमें 64 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 64 अक्षरों वाली लिपि बनाई। तो ये कितने बिंदुओं पर आधारित है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसमें लिपि में कितने वर्ड आप कह सकते हैं अक्षर हैं, तो 64 अक्षर हैं। किसने बनाया है, लुई ब्रेल ने बनाया है। कब बनाया है, 1821 में। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। अब आप देखेंगे एक प्रश्न से आपने कितने टारगेट उड़ा दिए हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ों जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट शानदार भोजन तैयार करते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, केरल हो जाएगा। गोवा में क्या होता है भैया, समुद्री मछली, आप सभी लोग जानते होंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? तो चलिए देख लेते हैं। आपको कैसा बताना है, सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना नहीं भाई, उनको थकाना नहीं है। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना नहीं, लगातार पेपर नहीं करना, गहन जांच परक और कल्पनाप्रक प्रश्न पूछना। बिल्कुल, कल्पनाप्रक प्रश्न पूछना जिज्ञासु जो छात्र हैं उनकी जिज्ञासा को और जागृत करने के लिए सबसे पॉजिटिव हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, तो सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। अब आप किसके लिए सुझाव दे रही, पर्यावरण
संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है? तो चलिए देख लेते हैं। कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। बिल्कुल सही बात है, डी आंसर सही। राशिम को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों जो क्रम में नहीं है का अनुपालन करें, अर्थात क्रम में लगाएं। तो आप इनको कैसे क्रम में लगाएंगे? प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? रूपरेखा या डिजाइन तैयार करनी पड़ेगी। 2, फिर क्या होगा? उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। 4, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? प्रश्न लिखने पड़ेंगे और अंत में प्रश्न पत्र का क्या करना पड़ेगा? संपादन करना पड़ेगा। 2, 4, 1, 3। देखिए कहाँ दिया है? ए में दिया है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो आपको क्या बताना है भैया? हाथियों के विषय में कौन सा एक कथन सही है? चलिए देख लेते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। तो ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? चलिए देख लेते हैं। बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। बिल्कुल सही है, बच्चा सोचेगा, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, चिंतन करेगा। सही आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि या समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे परफेक्ट रहता है भैया। बिहार भारत का सबसे अग्रणी राज्य है मधुमक्खी पालन के लिए। मधुमक्खी पालन के लिए आप सभी लोग जानते होंगे, बिहार सबसे अग्रणी राज्य है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेंगे। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किमी है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किमी प्रति घंटा में बताना है आपको। किस में बताना है भैया? किमी प्रति घंटा में बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? रेलगाड़ी का समय निकालेंगे, कितना समय वह चली है। अब देखिए कब चली है? 16 जुलाई को चली है। कितने बजे चली है? 5:15 पे सुबह चली है। कब चली है? 5:15 सुबह चली है। अब पहुंची कब है? ये 16 को था, 18 को पहुंची है। अब देखिए 16 जुलाई से 17 जुलाई 5:15 तक कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। 18 तारीख को कितने बजे पहुंची है? 4:45 पे पहुंची है। अगर यहाँ पे आप इसको 5:15 कर लीजिए तो 30 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं आप। कितने बढ़ा रहे हैं? 30 मिनट आप एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए अगर ये पूरा हो जाता तो कितने हो जाते? यहाँ भी 24 घंटे हो जाते। तो टोटल घंटे कितने हो जाते? 48। लेकिन ये कितना है? आधा घंटा कम चली है। तो कितना हो जाएगा? 47.50। कितना हो जाएगा? 47.50। अब इसकी दूरी तो दी गई है। अब आप देखिए दूरी कितनी है? 2649 है। इसको 47.50 से क्या करिए आप? भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा? लगभग में 55 घंटे के आसपास आएगा। 55 किमी प्रति घंटा आएगी। कितनी आएगी? आप भाग दे करके देख लीजिए। बी आंसर सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट। खेजड़ी वृक्ष से भी हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है भैया। खेजड़ी वृक्ष से हमेशा ही एक प्रश्न पूछा जाता है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह भी सही है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये डी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा 1, 2 और 3। देखिए कहाँ दिया है?
डी में दिया है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।